हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम यहाँ घटना चक्र दृष्टि 2021 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं 20 सितंबर से लेकर सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक का, जिसमें अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ है वो है आपका आर्थिक परिदृश्य, और ये इस बुक का जो है 12वां पार्ट है। ठीक है, डे 6 चल रहा है। एक वीडियो हम डाल चुके हैं, अब ये दूसरी वीडियो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं एक बार सिलेबस हम क्या कर चुके हैं। आप राष्ट्रीय परिदृश्य कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य दोस्तों हम यहाँ पे कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है हमारा खत्म हो चुका है। फिर हम बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य की, देन वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश विशेष संक्षिप्तियाँ हैं, फिर खेल परिदृश्य हो जाएगा, और इसके बाद ये जो बुक है वो हो जाएगी कंप्लीट। अभी हालांकि बहुत टाइम है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग राजकोषीय देखिए, जो आर्थिक परिदृश्य है गाइस, उसमें देखिए इकॉनमी से रिलेटेड, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, देश विदेश की। ओके, विदेश भी है गाइस, खाली देश नहीं है। तो हमारा पूरा करंट है, तो यानी कि 2 देश भी होगा, विदेश भी होगा। तो देश विदेश की आर्थिक महत्व की जो भी घटनाएं हैं, वो आर्थिक संगठनों की जो भी गतिविधियां हैं उस पर हम क्या करेंगे, उसका दृष्टिपात करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे राजकोषीय घटनाक्रम की। चलिए गाइस, तो अगर आपने इकॉनमी अच्छे से पढ़ी है तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी टफ लगेगी। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि NMP 23 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य जो मंत्री हैं हमारी कौन है, निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन खंड 1 एवं 2 वॉल्यूम 1 एंड 2 का शुभारंभ किया गया, और जो केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की पाइपलाइन है। फिर लिखा है ये पाइपलाइन जो है नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालय के परामर्श से विकसित की गई है, जो केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुड़े अधिदेश पर आधारित है। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर वित्त वर्ष 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से कुल 6 लाख करोड़ रुपीस की मुद्रीकरण क्षमता, यानी कि एग्रीगेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल का जो है अनुमान लगाया गया है। तो ये अनुमानित मूल्य केंद्र द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय यानी कि 43 लाख करोड़ रुपीस का लगभग 14% है, और जिसमें 12 से ज़्यादा संबंधित मंत्रालय और 20 से ज़्यादा संपत्ति श्रेणियाँ शामिल हैं। चलिए आगे लिखा है कि मूल्य के आधार पर वार्षिक चरण के संदर्भ में 0.88 लाख करोड़ रुपीस के अनुमानित मूल्य वाली 15% संपत्तियों को वित्त वर्ष 2021-22 में जारी करने की कल्पना की गई है। तो इसमें शामिल संपत्ति श्रेणी में सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, वेयर हाउसिंग, गैस, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, देन बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम आदि परिसंपत्तियां हैं। तो अनुमानित मूल्य के अनुसार कुल पाइपलाइन मूल्य में शीर्ष 5 क्षेत्र की हिस्सेदारी निम्न है। जैसे कई हिस्सेदारी परसेंटेज में लिखी है यहाँ पे, तो सड़कें 27%, रेलवे 25%, बिजली आपका 15%, तेल और गैस पाइपलाइन 8% और दूरसंचार आपका 6% है। फिर इसके आगे क्या लिखा है, वित्त वर्ष 2022 से 25 के लिए क्षेत्रवार मुद्रीकरण पाइपलाइन करोड़ रुपए में। तो सड़कें देखिएगा इस यहाँ पे लिखा है, तो सड़कें लिखी हैं तो रुपीज़ लिखा है 1,60,200 करोड़, और समय अवधि 4 वर्ष की है 2022 से लेकर 25 तक, और दूरसंचार रुपए इतने मतलब तो गाइस यहाँ पे क्या है, आपकी समय अवधि लिख रखी है दोनों की, और यहाँ पे रेलवे है, एक साइड वेयर हाउसिंग लिखा है, फिर बिजली लिखा है, आपका बिजली पारेषण लिखा है, और कुल राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन रुपीज़ 6 लाख करोड़ रुपये, और लिखा है खनन लिखा है यहाँ पे, खनन का भी आप देख सकते हैं कितना, बिजली उत्पादन का उन्नयन क्षेत्र का देख सकते हैं, नेचुरल गैस पाइपलाइन का देख सकते हैं, बंदरगाह का देख सकते हैं, उत्पाद पाइपलाइन और अन्य का देख सकते हैं, शहरी रियल एस्टेट रुपीज़ इतने करोड़ रुपीज़, और स्टेडियम का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप कैसे एक बार से खुद से देख सकते हैं कि कितने करोड़ रुपये इसका है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हरित कर पर। तो लिखा है 25 जनवरी 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन एंड राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर हरित कर यानी कि ग्रीन टैक्स लगाए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। तो हरित कर वसूलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा। जैसे 8 वर्ष से अधिक पुराने मालवाहक वाहनों पर यह कर लगाया जाएगा। कितना? 8 वर्ष से अधिक
पुराने हों अगर, तो उन्हें यह कर जो है पथ का यानी कि रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लेना होगा। और निजी वाहनों के संदर्भ में ये कर जो है 15 वर्ष बाद जो है पंजीकरण प्रमाण के नवीनीकरण के समय लिए जाना प्रस्तावित है। कई कितने निजी वाहनों पर 15 साल है। फिर लिखा है सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे कि सिटी बस पर ये कर कम दर से लगाए जाएंगे। अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक हरित कर यानी कि पथ कर का 50% जो है आपका वसूला जाएगा। फिर लिखा है ईंधन, पेट्रोल, डीजल और वाहन के प्रकार के आधार पर भी अलग अलग हरित कर लगाए जाएंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। यहाँ लिखा है ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रिलर आदि कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को इस कर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो हाइब्रिड, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे कि CNG, एथेनॉल, LPG आदि से चलने वाले वाहनों को भी इस कर से मुक्त रखा जाएगा। तो गाइस हमें कहाँ मूव करना है, अब कुछ इस तरह मूव करना है हमको, ठीक है। तो लिखा है केंद्रीय बजट 2021-22 1 फरवरी 2021 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 हेतु कुल 34.84 लाख करोड़ रुपीस का बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। तो गाइस ये नंबर याद रखिएगा, 34.83 लाख करोड़। फिर लिखा है सरकार के कुल खर्च यानी कि 34.83 लाख करोड़ रुपये से 5,54 लाख रुपये मतलब इतने लाख करोड़ रुपये नए संपत्तियों के सृजन पर खर्च होंगे, जो निम्न रूप से एक सकारात्मक पहल है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है सरकार की एसेट मानी जाती है। अब लिखा है केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत किया गया। तो 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से? स्वास्थ्य और खुशहाली, दूसरा है आपका भौतिक एवं वित्तीय पूंजी अवसंरचना, तीसरा है आपका आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, फिर फोर्थ है आपका मानव पूंजी को पुनः ऊर्जावान बनाना, फिर फिफ्थ है आपका नवाचार और अनुसंधान तथा विकास, और सिक्स्थ है न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम क्या है शासन। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा है स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्र यानी कि निवारक, उपचारात्मक और कल्याण को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करना। तो वर्ष 2021-22 में के बजट के अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन हेतु 35,000 करोड़ रुपीस का प्रस्ताव है। इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु 2.23 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई है, जो विगत वर्ष की तुलना में 137% क्या है अधिक है। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 51% जो है आपका 51.34% हिस्सा जो है राजस्व प्राप्ति का है, और जबकि जो शेष 48.66% पूंजीगत प्राप्तियों का है। तो गाइस ये आप किस में पढ़ेंगे? इकोनॉमी में पढ़ेंगे। राजस्व प्राप्तियाँ भी होती हैं, एक होती है पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है। तो लिखा है इस तरह कुल व्यय में 84.09% जो है राजस्व खाते पर, और जबकि 15.91% जो है आपका पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है 2019-20 वास्तविक, 2020-21 बजट अनुमान, 2020-21 संशोधित अनुमान एंड 2021-22 का बजट अनुमान लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लिखा है राजस्व घाटा। तो गाइस ये जो है नंबर एक बार आप खुद से देख लीजिएगा, मैं भी रीड ही करूँगी, आप भी रीड। राजस्व घाटा देख लीजिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है इसके बारे में भी पढ़िएगा कि राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है। गाइस ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप इकोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने ज़रूर ये सब पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप नंबर सारे देख लीजिएगा गाइस एक बार। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्यय के संगठक और प्राप्तियों के स्रोत, ठीक है, मतलब कहाँ कितना व्यय हुआ है और कहाँ से कितनी प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्राप्तियों की बात कर लें, तो यहाँ देखिए परसेंटेज में भी लिखिए कि किस क्षेत्र से हमें कितनी प्राप्ति हुई है और किससे सबसे ज़्यादा हुई है। तो देखिए यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये उधार और अन्य देयता, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 36% है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वो आपका है वस्तु मतलब GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, जो कि आपका 15% है। देन हम देख रहे हैं कि आयकर है 14% आपका, फिर आपका है निगम कर आपका 13% है, और उसके बाद आपका है आता है
ये रहा आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8% है। फिर एक हमारे पास 6% के संग है ये कर भिन्न राजस्व 6% है। और आपके पास है ऋण भिन्न पूंजी जो प्राप्तियां हैं वो आपका 5% है। आपका सीमा शुल्क है 3%। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब एक बार व्यय के संघटक भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा व्यय हम कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस चार्ट से। तो इसमें लिखा है ब्याज अदायगी, जो भी हमने ऋण लिया है ना उसका ब्याज देने में हम सबसे ज़्यादा व्यय करते हैं, तो वो है आपका 20% है। ठीक है, उसके बाद हमने मतलब गई सरकार ने, ठीक है, उसके बाद लिखा है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो होता है, मतलब कि जो भी केंद्र सरकार कर वसूल करती है या शुल्क वसूल करती है उसको वित्त आयोग द्वारा क्या है बांटा जाता है, केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच किस अनुपात में बांटा जाता है, ये सब वित्त आयोग का काम है। ठीक है, तो वहाँ देखिए हम कितना व्यय हो रहा है, 16% हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, थर्ड नंबर पे इसमें कौन सा आ रहा है, तो गाइस थर्ड नंबर पे आ रहा है ये 13% के संग केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसमें आ रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं तो 10% के संग वित्त आयोग और अन्य अंतरण, और फिर यहाँ पे अन्य व्यय लिख रखा है 10% के संग। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9% के साथ लिखा है। आर्थिक सहायता 9%, पेंशन 5% जा रहा है, रक्षा 8%, मतलब रक्षा क्षेत्र में हम 8% जो है आप व्यय कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, यहाँ लिखा है कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, नोट में जो लिखा है। ठीक है, और कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। और आंकड़ों को क्या है पूर्णांकित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अच्छा, अभी ये बजट का ही आगे का पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 2020-21 में संशोधित अनुमान में जो है आपका इतने करोड़, अभी कितने करोड़ है गाइस, तो यहाँ लिखा है 1 करोड़ 1,94,81,975 करोड़ रुपए के अनुमानित ये क्या लिखा है गाइस यहाँ पे, सब की तुलना में 14.4% की वृद्धि दर मानते हुए 2021-20 के बजट अनुमान में तो वैसे अनुमान में सगों बढ़कर जो है आपका 2,22,87,379 करोड़ रुपीस होने का अनुमान है। तो 2021-22 में करोड़ से कुल 22.17 लाख करोड़ रुपीस की प्राप्ति का अनुमान है, किससे, कर से। ठीक है, और इसमें लगभग क्या है 49.98 जो प्रतिशत प्रत्यक्ष कर से, जबकि जो बाकी है वो आपका अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यदि सकल करों को देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखें, यानी जो सकल कर है, तो 2021-22 में कितना है 9.9% है। तो 2021-22 के लिए जो है प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 4.9%, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है आपका 5% अनुमानित है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कल राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा जो है किसका है, आपका ये जीएसटी का है, कितना आपका 6.30 लाख करोड़ रुपीस। फिर लिखा है कि जो आयकर है, आयकर व निगम कर की शीर्ष हिस्सेदारी, तो आयकर की कितनी है गाइस 5.61 लाख करोड़ रुपीस, और निगम कर की कितनी है आपकी 5.47 लाख करोड़ रुपीस। फिर हम बात करें करदाताओं के संदर्भ में, इस बार 2 घोषणाएं की गई हैं। तो पहली घोषणा यह रही कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज आय पर निर्भर है, उन्हें क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी घोषणा किया गई है जो गृह ऋण है, यानी कि होम लोन है, और लेने वालों के लिए रही है। ठीक है, सस्ते मकान की खरीद हेतु क्या होता है, जो आपका होम लोन है उसकी ब्याज का भुगतान 1.5 लाख रुपये तक अतिरिक्त कर कटौती, मतलब इतना आपका कटौती हो जाएगी, और 1 वर्ष बढ़ने का प्रस्ताव किया गया है, मतलब जो बढ़ाने का उसे प्रस्ताव किया गया है, अर्थात अब करदाता इस अतिरिक्त कर कटौती का लाभ 31 मार्च 2022 तक ले सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे, चलिए ये पढ़ लेते पहले। लिखा है 2021-22 में कुल जो है आपका इतने करोड़, यानी 3,69,898.88 करोड़ रुपीज़ की क्या है सब्सिडी प्रस्तावित है, इतनी सब्सिडी है गई। तो ये जो है वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान, यानी कि जो भी था उसकी तुलना में आपका कितना है 42.98% कम है, तो सब्सिडी कम हो गई है इस बार। तो इसमें लिखा है यहाँ पे 2021-22 हेतु प्रस्तावित कुल सब्सिडी में खाद, उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज भुगतान का योगदान लगभग कितना है 90, मतलब अधिकतर जो पैसा है इसमें जा रहा है खाद, उर्वरक, पेट्रोलियम एंड ब्याज भुगतान में। ठीक है, भारत में कुल सब्सिडी का लगभग 65.65% जो है अकेले खाद मद में व्यय किया जा रहा है। फिर
मदवार सब्सिडी में खाद सब्सिडी के बाद जो है आपका यूरिया सब्सिडी यानी कितना परसेंट है, 15.89% है। फिर आपका पोषण आधारित सब्सिडी 5.61% है। किसानों की लघु अवधि ऋण के ब्याज पर दी जाने वाली सब्सिडी 5.26% है। फिर आपका है एलपीजी सब्सिडी कितनी है गाइस, आपकी है 3.80%। तो जो है अधिकतम हिस्सेदारी वाले जो है मद हैं, ठीक है। चलिए इसमें अब देखिए लिखा है बजटीय विवरण 2021 और 22। तो गाइस यहाँ पे देखिए बजट क्या होता है, जो आपकी एक साल में, जो आने वाले साल में कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय, इसका हम एक चार्ट बनाते हैं पूरा। मतलब आने वाले साल यानी कि जैसे 2021 फरवरी में आया है बजट, तो 2021 फरवरी से लेकर यानी कि 2022 तक का पूरा एक साल होगा। तो हम उसमें ये क्या है, अनुमानित प्राप्तियाँ होती हैं, अनुमानित व्यय होते हैं। मतलब हम ऐसा अनुमान लगाते हैं यार इतनी हमें इनकम, मतलब इतना हमें रेवेन्यू हो जाएगा, इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या इसने लिखा है, जो आपकी 21-22 के लिए बजट है, इसने कहा कुल प्राप्तियाँ इतनी हो सकती हैं, कुल व्यय इतना हो सकता है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए दो तरह की प्राप्तियाँ होती है, एक होती है हमारे पास राजस्व प्राप्ति, एक होती है हमारे पास कौन सी, पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं, ठीक है। और वैसे ही जब व्यय की बात करते हैं तो राजस्व खाते पर व्यय होता है और पूंजीगत खाते पर व्यय होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं गाइस, देखिए ये नंबर, ये पॉइंट्स आप खुद देख लीजिएगा, मैं बस यहाँ पे समझा दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ मैं पढ़ दूँगी, आप भी सुन लेंगे, ठीक है। तो देखिए राजस्व प्राप्ति मैं ऐसे बोल देती हूँ तो कितनी है, 51.34% है। पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं 48.66%। तो अब जैसे राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं तो गाइस इसमें कौन कौन सी होती हैं, राजस्व यानी कि रेवेन्यू, जो आपकी इनकम होती है वो होती है आपकी दो तरीके से, एक तो टैक्सेबल होती है, एक नॉन टैक्सेबल होती है, यानी कि कर राजस्व होता है, एक होता है कर भिन्न राजस्व होता है। तो देखिए जो आपका टैक्सेबल होती है उससे आपकी कितनी आ रही है, 86.41% पैसा मिल रहा है आपको, मतलब सरकार को। और जो नॉन टैक्सेबल होती है यानी कि नॉन टैक्स से होती है वो आपकी होती है 13.59%, ठीक है, हो रही है। मतलब ये अनुमानित है कि ऐसा होगा इस साल, ठीक है। अब यहाँ पे पूंजीगत प्राप्तियों में देखिए कहाँ से होता है, पूंजीगत प्राप्तियों में जैसे हम उधार और अन्य देयताएं हैं उससे जो प्राप्तियाँ हुई हैं, ठीक है। और फिर अन्य प्राप्तियाँ होती हैं और कुछ, फिर ऋण की वसूली, हम ऋण देते हैं उसकी वजह से जो ब्याज मिलता है वो भी इसमें आ जाता है। अब हम व्यय की बात करते हैं तो देखिए एक होता है राजस्व खाते पर व्यय होता है, पूंजीगत खाते पर व्यय होता है। तो एक तो हो गया पूंजीगत खाते पर व्यय, ठीक है, वो कितना है आपका 15.9% है, ठीक है। अब जो राजस्व खाते पर व्यय हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 84.09% व्यय हो रहा है, ठीक है। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा हम किस में व्यय कर रहे हैं गाइस, देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा अन्य को छोड़ देते हैं, इसमें बहुत सारे व्यय आ जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो ब्याज भुगतान पे हम सबसे ज़्यादा व्यय करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है 27.64% है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसने लिखा है कि पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जो है सहायक अनुदान है, तो उस पर हम व्यय कर रहे हैं, तो 7.48% कर रहे हैं। तो ये अनुमानित है सारे कि इतना व्यय हो सकता है जो 2021 और 22 का साल है उसमें। तो आई होप आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए हो, जिसने पहली बार भी देखा हो शायद आप समझ गए हो। बाकी अगर आपको समझना है तो इकॉनमी में आपको पूरी अच्छे से पढ़ सकेंगे आप इसको, ठीक है। ऐसे तो इतना आसान है नहीं। अब लिखा है बजट 2021-22 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपीज़ जो है अनुमानित है, और जो वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान से लगभग 14.33%, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 16.86% जो है अधिक है। तो गाइस इसमें आपको ये वाला आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप याद कर भी नहीं पाए। हाँ, परसेंटेज में आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स इतने परसेंट अधिक है, इतने परसेंट कम है, ठीक है। अब लिखा है बजट 2020-21 में प्रमुख योगदान पर व्यय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्या व्यय, देखेंगे हम कहाँ पे 20-21 में हम व्यय सबसे ज़्यादा कहाँ करेंगे, ठीक है। तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से जिसमें हम व्यय कर रहे हैं, तो योजनाओं का नाम लिखा है, संशोधित अनुमान लिखा है 20-21 का, और यहाँ बजट अनुमान लिखा है 21-22 का। तो गाइस ये नंबर्स आपको इतना ऐसा देखने की जरूरत नहीं, बस ये देख ली कि हाँ यार सबसे ज़्यादा व्यय इस चीज़ पे हो रहा है, फिर उसके बाद इस चीज़ पे हो रहा है, फिर किस चीज़ पे हो रहा है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इन आंकड़ों से देखना है। इसे मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूँ ताकि आप लोग को थोड़ा ईजी हो जाए समझना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ व्यय हो रहा है ये देख लेते हैं। तो देखिए एक मनरेगा पे हो रहा है, ठीक है। तो एक और आपका हो रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे हो रहा है, ठीक है, PM किसान पे हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पे देखिए व्यय हो रहा है, और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, फसल बीमा योजना है, और फिर है जल जीवन मिशन, और राष्ट्रीय ग्राम पेयजल मिशन पे हो रहा है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि जो आपका मिड डे मील होता है उस पर, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इन सब पे व्यय हो रहे हैं। और कितने हो रहे हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना,
लिखा है कि भारत को स्वस्थ बनाने हेतु बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है और इस योजना हेतु अगले 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपीस के परिव्यय की योजना है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ना ये नहीं पूछा जाता है कितना व्यय हो रहा है, कभी पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि यार कितने करोड़, कितने लाख करोड़ का व्यय हो रहा है। ठीक है, तो ये जो योजना है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग है। फिर हम बात करेंगे मिशन पोषण 2.0। तो देश के स्वास्थ्य और खुशहाली हेतु पोषण को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में रेखांकित किया गया है। पोषण को मजबूत करने हेतु केंद्रीय बजट में संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषक अभियान का विलय करते हुए क्या है, मिशन पोषण 2.0 जो है प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है जल जीवन मिशन शहरी। जल आपूर्ति के सर्वव्यापी कवरेज हेतु 2.87 लाख करोड़ रुपीस परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया गया है और इस मिशन के माध्यम से 2.16 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में जो है सार्वभौमिक जल आपूर्ति तथा 50 अमृत शहरों में 500 अमृत शहरों में क्या है, तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है गाइस शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो स्वच्छ भारत हेतु स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हेतु वर्ष 2021 से लेकर 26 यानी कि 5 साल की अवधि में इतने करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। तो बजट में 13 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। इस योजना हेतु सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में लगभग जो है 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, जिसकी शुरुआत 2021-22 से होगी। तो यहाँ बात करेंगे मित्र योजना की। तो इसमें लिखा है वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु PLI स्कीम के अलावा क्या लिखा है, मित्र यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, तो ये इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा गाइस, नामक योजना प्रारंभ की गई है। फिर लिखा है 3 वर्षों की अवधि में 60 टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित किए गए हैं। अब लिखा है विकास वित्त संस्थान यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूट DFI। ठीक है, अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु दीर्घकालिक ऋण अपेक्षित है, तो इसके लिए एक ऐसी वित्तीय संस्था की जरूरत की आवश्यकता है जो बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के वित्त पोषण हेतु एक प्रदाता, सुविधाजनक और उत्प्रेरक संस्थान के रूप में भूमिका निभाएगी और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बजट में विकास वित्त संस्था डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु एक विधेयक लाए जाने की घोषणा की गई है। अब हम बात करेंगे सड़क अवसंरचना की। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हेतु जो है इतने लाख रुपीस का जो है विस्तारित परिव्यय प्रदान किया गया है और जिसमें से इतने करोड़ रुपीस संबंधित पूंजी के लिए है और जो अब तक के सर्वाधिक आवंटन है। तो गाइस ये अब कितने लाख, कितने करोड़, ये सब की जरूरत है नहीं। तो रेलवे अवसंरचना में लिखा है भारतीय रेल द्वारा भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य 2030 तक भविष्य के लिए क्या है, रेलवे तंत्र सृजन करना है। फिर लिखा है बजट 2021-22 में रेलवे के लिए आपका 1,10,055 करोड़ रुपीस की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये जो है पूंजीगत व्यय के लिए है। तो नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए से एक क्या है आपका माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया है। बजट प्रस्ताव है कि इसमें 5,000 करोड़ रुपए और डालकर इसको दोगुना कर दिया जाएगा। तो इसमें लिखा है सीविड उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज़ क्या सीविड पार्क की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई है गाइस, तमिलनाडु में। ठीक है, तो की जाने का प्रस्ताव है और आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, डिजिटल जनगणना पहली आने वाली जो जनगणना है वो। ठीक है, अब लिखा है इस अत्यंत महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होने वाले कार्य हेतु सरकार द्वारा 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं। तो वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना 30,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21। तो लिखा है वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को क्या है संसद में प्रस्तुत किया है। तो IMF के आकलन के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 3.5% की कमी दर्ज की गई है, जबकि विश्व बैंक के अनुसार ये आंकड़ा 4.3% है। तो भारत में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 4 आयामों वाली रणनीति यानी कि 4 पिलर स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है। एक, महामारी पर नियंत्रण, दूसरा है राजकोषीय, तीसरा है वित्तीय, एंड फोर्थ है आपका दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल का रिफॉर्म्स। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक GDP वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी -7.7% रही। तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर 11% जो है अनुमानित है, और सांकेतिक GDP की जो आपकी समृद्धि दर है वो 15.4% रहेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक होगी। तो वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि का विकास दर जो है 3.4% जो है आकलित किया गया है। तो वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.6% और 8.8% की कमी आने का अनुमान है। फिर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जो है भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा क्या होगा राष्ट्र रहा। ठीक है, 2021 में रहा। ठीक है, तो इसमें लिखा है नवंबर 2020 में कुल जो FPI है उसका प्रवाह $9.8 बिलियन रहा, जो महीने के संदर्भ में वर्तमान तक का सर्वाधिक है। फिर लिखा है कि विश्व के उभरते बाजार में भारत एकमात्र देश है जिसे वर्ष 2020 में इक्विटी के रूप में जो आपका FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। फिर लिखा है अक्टूबर 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब सेंसेक्स और निफ्टी में भारत की जो बाजार पूंजी मार्केट कैपिटल है एवं GDP अनुमान 100% पार कर गया। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खर्च GDP के 1% से बढ़कर 2.5 से 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा किए जाने वाले जो खर्च हैं वो 65% से घटकर कितने हो गए आपके 35% का अनुमानित है, इतने अनुमानित है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखिए चार्ट बना, इसमें लिखा प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय। तो वर्तमान कीमतों पर 2020-21 और स्थिर कीमतों पर जो है आपका 2020-21। तो गाइस आप देख सकते हैं वर्तमान कीमतों पर कितना है, कितनी आय बताई जा रही है प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय। देखिए कितनी है आपकी, तो यहाँ लिखा है कि 1,26,968 रुपीज़। ठीक है, और जो आपका स्थिर कीमतें हैं उस पर आपका कितना दिखा रहा है कि 86,457। तो वृद्धि दर में दिखा रहा है आपका माइनस, इधर वाले में वृद्धि दर, इधर वाले में, पहले वाले में जो वृद्धि दर है वो आपका माइनस में आ रहा है 5.4%, और सेकंड वाले में जो है आपका स्थिर कीमतों पर वो है वृद्धि दर आपका माइनस का 8.9% है। तो ये क्या है प्रथम अग्रिम अनुमान। ठीक है, अब लिखा है सकल मूल्यवर्धन GVA में क्षेत्रवार हिस्सेदारी। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है उद्योग, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इस चार्ट में जो है आपका एक्चुअली मुझे अभी ये चार्ट समझ में नहीं आ रहा गाइस, तो अगर इसमें से किसी को समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं और देखिएगा ये वाला। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि हमें कृषि और उद्योग और सेवा क्षेत्र में अलग अलग इसने नहीं दिखाया, सिर्फ एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया। आई डोंट नो कैसे, चलिए छोड़ते हैं इसको अभी। गाइस अगर मुझे कहीं और मिलता है तो मैं वहाँ से आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, यहाँ लिखा है सकल घरेलू बचत। तो इसमें लिखा है GDP के प्रतिशत के रूप में वर्तमान बाजार कीमतों पर। तो वैसे यहाँ 2017-18, 18-19 का दे रखा है। तो वैसे यहाँ पे 32.4% है 17-18 में, तो घरेलू क्षेत्र में 19.2% है, निजी निगम क्षेत्र में 11.6% है, सार्वजनिक क्षेत्र में 1.7% है। तो वही 18-19 का दे रखा है 30.1, और इसमें घरेलू क्षेत्रों में 18.2 है, और निजी निगम क्षेत्रों में 10.4 था, और यहाँ पे है आपका सार्वजनिक क्षेत्र में 1.5 है। यहाँ लिखा है प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य की बात करते हैं। तो चावल का कौन कौन सा है उत्पादक राज्य, 2019 और 20 का आंकड़ा है गाइस। तो इसमें लिखा है चावल में है वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, और थर्ड नंबर पे है आपका पंजाब। फिर गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, मध्य प्रदेश देन आपका थर्ड नंबर पे है पंजाब। मक्का की बात करते हैं तो कर्नाटका फर्स्ट, मध्य प्रदेश, और फिर थर्ड नंबर पे है आपका तेलंगाना। और कुल मोटे अनाज की बात करते हैं राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, कर्नाटका सेकंड, और मध्य प्रदेश आपका थर्ड नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। अच्छा आगे भी लिखा है इसमें
अरहर की बात करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। फिर आपके कुल दालों की बात करते हैं तो राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश है। फिर चने की बात करते हैं तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। फिर खाद्यान्न की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देन थर्ड नंबर पे है पंजाब। मूंगफली की बात करते हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। फिर है रेपसीड और सरसों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। कुल तिलहन आप बात करें तो आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है। उसके बाद गन्ने की बात करें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। कपास गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र। जूट और क्या है मोस्ता, ये पश्चिम बंगाल, बिहार एंड असम है। अब लिखा है शीर्ष आयात की वस्तुओं की बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे लिखा है प्रतिशत में लिखा है अप्रैल नवंबर में और अप्रैल से नवंबर 2020 और 2019 में है। तो सबसे ज़्यादा किसका हम आयात करें, तो देखिए अप्रैल नवंबर का 2019 का दे रखा है, 2020 का दे रखा है। तो 2019 में हमने सबसे ज़्यादा देखिए पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल 21% है और 2020 में हमने थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे 14% है, ठीक है। तो ये कोविड-19 की वजह से कमी आई है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ लिखा है पेट्रोलियम उत्पाद की अगर बात करें, सॉरी दोस्तों, तो पेट्रोलियम उत्पाद की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में आपका 5.5% और 2020 में 6% है। फिर स्वर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पे 19 का है 6.3% और यहाँ पे है आपका 2020 5.2%। दूसरे जान उपकरण की बात करें तो यहाँ पे 3.2 है, यहाँ पे 4.5 है। कोयला, कोल और जो है ब्रिकेट्स आदि की बात करते हैं तो यहाँ पे 4.8%, यहाँ पे 4.4% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश, तो हम कहाँ से सबसे ज़्यादा जो है आयात करते हैं, ठीक है। तो 2020 का आंकड़ा दे रखा है, तो हमने चीन से देखी 17.7%, यूएसए से 7.5%, थर्ड नंबर पे है यूएई जो कि है 6% पे है, हांगकांग से है 4.3% एंड सऊदी अरब से हमने जो आयात किया है वो है 4.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है निर्यात की दृष्टि से 5, हमने सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ किया है, ठीक है। क्या निर्यात किया वो अलग की बात है, कहाँ किया है। 2020 में देखिएगा इस यूएसए में 18% है, चाइना में 7.8% है, फिर यूएई में 5.6% है, हांगकांग 3.7 एंड सिंगापुर 3.2%। फिर शीर्ष निर्यातक वस्तुएं भी देख लेते हैं कि हमने क्या सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। तो यहाँ पे 2020 का ये आंकड़ा है, पेट्रोलियम उत्पाद को हमने सबसे ज़्यादा किया है 8.8%। फिर आपका है औषधि निर्माण और जैविक, ठीक है, ये हमने 7.1% किया है। फिर मोती, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों की बात करें तो 5.5%, थर्ड नंबर पे आता है। लॉ इस्पात फोर्थ नंबर पे आता है आपका। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एंड उपकरण फिफ्थ नंबर पे आता है, जिसको हम निर्यात करते हैं सबसे ज़्यादा। अब गाइड हम बैठे हैं यूपीपीसीएस का एग्जाम देने, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कौन है वित्त मंत्री, सुरेश खन्ना द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल जो है आपका 5,50,270 करोड़ रुपीज़ का जो है बजट पेश किया, जो विगत वर्ष के बजट के अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में क्या है क्रमशः 7.29% और 32.68% क्या है अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट इतिहास का ये पहला डिजिटल बजट है। कौन सा है ये, डिजिटल बजट है और वर्तमान सरकार का जो है 5वां, जो भी अभी सरकार है उसका 5वां पूर्ण बजट है। ओके, तो लिखा इस बजट के माध्यम से जो है वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को जो है सरकार साकार करने हेतु आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर जो है कार्य करने का लक्ष्य रखा है। अब क्या लिखा है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के 4 स्तंभ है, कौन कौन से हैं, अवसंरचना विकास, दूसरा है जन स्वास्थ्य, फिर आपका है आपका मानव संपदा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास, फिर है कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली संसाधनों की संरचना और उसका व्यय। तो यहाँ पे लिखा है गैस, ये जो चार्ट है ना उसमें आप देखेंगे रुपए आते हैं और रुपए जाते हैं, ठीक है। पहले आते कहाँ से ये देख लेते हैं। सबसे गैस ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट मैं बोल दूँगी, आप लोग थोड़ा सा काम चला लीजिए। 2 पेज PDF में मिसिंग थे तो ये अलग से लिया गया। तो इसमें लिखा है, यहाँ पर लिखा है स्वयं का कर राजस्व कितना है, यहाँ पे 34% है, जो कि सबसे ज़्यादा है, 34.5% जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए लिखा है केंद्रीय करों में जो है तो राज्यांश है गाइस कितना 22.1% है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे हम देखेंगे ये केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 16% आता है, 14% लोक ऋण आता है आपका, और उसके बाद 7% है ये समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है आपका ऋण और अग्रिम की वसूली 0.4% है, आकस्मिकता निधि शुद्ध 0.1% है। उसके बाद आपका है लोक लेखा शुद्ध जो है 1.0% है। तो गैस उसके बाद यहाँ पे एक और है, यहाँ पे लिखा है
कर इतर राजस्व जो है 4.7% है। अब हम कहाँ पे व्यय कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो व्यय हो रहा है वो 13% के संग कित में हो रहा है, आपका वेतन सरकारी कर्मचारी, और पूंजीगत परिव्यय जो है आपका सबसे ज़्यादा है 21% है, और उसके बाद वेतन सरकारी कर्मचारी है, और उसके बाद वेतन सहायता प्राप्त संस्थान यानी कि 13% है यहाँ पे जो व्यय हो रहा है। फिर पेंशन में हो रहा है 12.7% का व्यय हो रहा है, और उसके बाद हमारा क्या अन्य राजस्व व्यय है जो कि 11% है। उसके बाद हमारे पास सहायता अनुदान 8.2% है, और यहाँ पे ब्याज जो है हम 8.1% व्यय कर रहे हैं इस पर, और ऋणों का जो है प्रतिपादन जो है 5.3% पे है, ऋणों का अग्रिम आपका 0.5% पे है, स्थानीय निकायों का समनुदेशन आपका 3% पे है, और सब्सिडी आपकी 3.4% है। चलिए ये व्यय भी देख लिया हमने, प्राप्तियां भी देख ली। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अभी उत्तर प्रदेश बजट ही चला गया। तो लिखा है वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना, इतने करोड़ रुपए होने के अनुमान है, सकल राजस्व घरेलू उत्पाद का कितना है 4.17% है। क्या आपका राजकोषीय घाटा कितना है गाइस, 4.1% किसका, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का। तो कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ जो अनुपात है वर्ष 2021-22 के बजट में 14.1% के अनुमान है, जबकि वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों में ये 14.2% तथा वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान में ये कितना है 11.5%। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 की प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हैं, तो लिखा है किसानों के उत्थान और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना जो है क्रियान्वित की गई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए क्या है बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। देखा है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के किसानों को भी शामिल किया गया है, और पूर्व में संचालित क्या है पोषक कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2021-22 से किया जाएगा। तो इसमें लिखा है जो ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूह की आजीविका के वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में महिला समर्थन योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिस हेतु जो है बजट में 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ओके ये हम पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है गाइस प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जो है प्रस्तुत बजट का केंद्र बिंदु समग्र और समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन में से सशक्तिकरण है। फिर लिखा है जब वर्ष 2017 और 18 का बजट किसानों को वर्ष 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास, 19-20 का बजट जो है महिलाओं के सशक्तिकरण, 20-21 का बजट जो है युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन और रोजगार, मूलभूत जो है अवसंरचना तथा त्वरित न्याय को समर्पित है। फिर लिखा है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा तथा उत्थान महाभियान योजना के तहत कृषि कार्य हेतु सोलर पंपों को स्थापित कराया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों को स्थापित करने का लक्ष्य है, और लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए राज्य के श्रमिकों और कामगारों को जो है रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की घोषणा की गई है। गाइस यहाँ पे एक चार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और बजट 2021-22 में योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए उन व्यक्तियों को भी पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा जो खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के मकाऊ सदस्य हो, साथ ही ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर क्या है कटाई और खेती करते हैं। ठीक है, तो इस योजना हेतु राज्य बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों, ये भी पेज थोड़ा सा ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है जो अभी हम पढ़ रहे थे उसी के आगे का है, साथ ही कामगारों श्रमिकों की जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा स्वर्गीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग सेवा योजना और रोजगार आयोग का गठन किया गया है। और इसमें लिखा है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु जो बजट है तो 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और इसके अलावा जो है आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार केंद्र की स्थापना KGMU लखनऊ और राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज एवं मेरठ में की जाएगी। तो जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन क्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा ओके
अयोध्या होगा। तो इसमें लिखा है कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है और इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन कौन से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर होंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में भी बन रहा है, आपको पता होगा, तो यानी कि ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, यहाँ पर लिखा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है किसानों का उत्थान तथा उनकी आय को दोगुना करना। फिर लिखा है वित्त वर्ष 2021-22 के योजना का क्रियान्वयन और इस योजना के प्रमुख घटक राज्य के प्रत्येक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण, उत्पादकता कृषि हेतु नवीन तकनीक एवं निवेश को बढ़ावा देना। और फिर लिखा है चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन, फिर है विपणन हेतु बाजार तैयार किए जाना और ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना। इस योजना हेतु जो है ब्याज में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है यहाँ पे कि पेराई सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में चीनी उत्पाद क्रमशः जो है आपका कितना है 126.37 लाख टन है और 125 लाख टन अनुमानित है। और राज्य की पिपराई चीनी मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल है और वैश्विक स्तर पर भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है और देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें लिखा वर्ष 2018-19 में राज्य में दुग्ध उत्पादन कितना है 30,518 टन रहा और प्रति व्यक्ति जो है वो आपको ये भी देखना है, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है 371 ग्राम है। तो भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर 2020 को आयोजित विश्व मत्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया और कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग राज्य का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले भी केंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है और इसके तहत 5 वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य को 3 वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया है। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो राज्य के ख्यातिलब्ध जो साहित्यकारों और कलाकारों हेतु जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित ना हो सके प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को क्या है सम्मानित किया जाएगा और प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति को 11 लाख रुपए की सम्मानित राशि भी दी जाएगी। ठीक है, सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। फिर गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जो है आपका संकेतक। तो गाइस इसमें कौन कौन से मद देखिए, राज्य का स्वयं का कर राजस्व और इसमें आप देख सकते हैं 2020-21 में बजट अनुमान, 2020-21 में पुनरीक्षित अनुमान, फिर 21-22 का आपका बजट अनुमान, फिर अगले 3 वर्षों के लिए 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए। गाइस ये नंबर्स आप देख लीजिएगा परसेंटेज में। हम देख लेते हैं मत कौन कौन से हैं। राज्य का स्वयं का कर राजस्व है, फिर इसमें राज्य का स्वयं का करित राजस्व है, फिर राजस्व बचत है, राजकोषीय घाटा है, कुल उदाहरण अन्य दायित्व हैं। तो गाइस इसमें आप ये सारा पूरा का पूरा चार्ट एक बार खुद से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी बस इसे रीड ही करूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं। तो गाइस आगे देखते हैं, अभी भी हमारा आगे का कुछ बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, जो बजट है उत्तर प्रदेश का। इसमें लिखा उपरोक्त नीति के अपूर्व सफलता को देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक जो हम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति देख रहे थे, तो गाइस उसमें उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 प्रख्यापित की गई है और इस नीति के तहत क्या है अगले 5 वर्षों में 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। तो लखनऊ में पीपीपी मॉडल पर जो है अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें देश का सबसे बड़ा क्या है इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु जो है जारी त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में स्थित 2011-12 एवं जो है प्रचलित कीमत यानी कि करंट प्राइस पर सकल राजस्व घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP की वृद्धि दर जो है आपके 3.8% और 6.5% दर्ज की गई है। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार राज्य के निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2012-13 के 35,812 रुपीज़ से बढ़ाकर 2018-19 में और 2019-20 में क्रमशः 62,652 रुपये और 65,704 रुपीज़ हो गए। तो स्थिर
कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो है 2012-13 में 32,908 रुपये, और जो बढ़कर 18-19 में कितनी 18-19 और 19-20 में कितनी हो गई है 43,670, और 19-20 में कितनी हो गई है 44,618 रुपीज़ हो गई है। तो 2018-19 में वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्य के राजस्व आय में राज्य के कर और करोत्तर राजस्व का अंश जो है 45% और 54%, 45% है और 54% जो है आपका केंद्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। तो वित्त वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षण अनुमान के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जीएसटी की हिस्सेदारी लगभग 39.5% है, जबकि वेट का अंश लगभग जो है 16.7% है। तो राज्य उत्पादन शुल्क का अंश कितना है 21.9%, और स्टैम्प एवं पंजीकरण शुल्क का जो अंश है वो है 13.4%। फिर हम मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर 2018 में 173 हो गई है। फिर है पशुधन, यानी क्या है कुक्कुट को छोड़कर, कुक्कुट जो उद्यान है कुक्कुट पालन जो है उसको छोड़कर क्या है के संदर्भ में, मतलब पशुपालन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, जहां देश के कुल पशुधन का जो है 13.4% है, जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या है 2.56% है। फिर लिखा है वैश्विक स्तर पर जो भारत है मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान, झींगा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जहां कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 6.30% उत्पादन होता है, और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है देश में तीसरा स्थान है। फिर लिखा है जो है राजस्व राज्य स्तर पर जन्म दर वर्ष 2009 में 28.7 से गिरकर वर्ष 2018 में कितनी 25.6 पर आ गई है, और मृत्यु दर जो है 8.2 से घटकर 6.6 हो गई है, और इससे प्राकृतिक वृद्धि दर में क्या है 1.5% प्रति हजार की कमी आई है। फिर लिखा है शिशु मृत्यु दर के मामले में राज्य में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। 2009 में ये कितनी थी 63 से कम होकर जो है 2018 में कितनी 43 प्रति हजार जीवित जन पर आ गई है, किंतु अभी भी राज्य में जो शिशु मृत्यु दर है उसके मामले में देश में बड़े राज्यों में जो है मध्य प्रदेश 48, और जो उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है भारत है। ठीक है, फिर लिखा है राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 2.63% के स्तर पर था, जो वर्ष 2018-19 में घटकर 2.38% के स्तर पर रहा है। उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुमान के भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने और मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाले देश का पहला राज्य बना। इस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर है गौरैया या अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ लिखा वर्ष 2019-20 में क्षेत्रवार वृद्धि दरें और क्या है GSV में योगदान देखिए। तो क्षेत्र है यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है। फिर इससे कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 वृद्धि दर, योगदान, प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर और योगदान देखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र 11-12 का देखेंगे गाइस। आधार वर्ष अगर जब हम 11 स्थिर कीमत पर, यानी कि जो आधार वर्ष है वो 2011-12, और करेंट प्राइस पे हम देखेंगे तो वो ये रहा। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान है वो कितना है आपका, इससे कीमतों पर 23 है और प्रचलित कीमतों पर 25 है, और द्वितीय क्षेत्र में कितना है आपका 26, और यहाँ पे है प्रचलित कीमतों पर 24% है। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है 50% और 49.7% है। ठीक है, वृद्धि दर किस में ज़्यादा हो रही है, तो प्राथमिक जो क्षेत्र है जो कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी होते हैं उसमें तो 1.9 है, और यहाँ पे वृद्धि दर दिखा रहा है ये 6.3%। द्वितीय क्षेत्र में यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, यहाँ पे भी 0.6% ही वृद्धि दिखा रहा है, और यहाँ तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र जो होता है उसमें यहाँ पे वृद्धि दिखा रहा है 7.7% की, और यहाँ पे दिखा रहा है आपका गाइस 8.9% की वृद्धि दर दिखा रहा है। चलिए, इसमें लिखा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। लिखा है 12 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की है। 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान करी। तो पूरी योजना अवधि 2020 से लेकर 23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय को अनुमति दी गई है। तो ये योजना एक कर्मचारी को रोजगार देने और कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी गंवाने वाले निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को पुनः नियोजित करने वाले नियोक्ताओं यानी कि EPFO में पूंजीकृत को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है।
तो गाइस लिखा है ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ मानी गई। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि जो है आपकी 31 मार्च 2022 तक जो है विस्तारित किया गया है। अर्थव्यवस्था की मजबूती हेतु राहत पैकेज की घोषणा तो 28 जून 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने हेतु विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। घोषित उपायों का जो उद्देश्य है स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु तैयार करना और विकास एवं रोजगार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। फिर लिखा है घोषित उपायों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो गाइस कौन कौन सी है? लिखा है महामारी से आर्थिक राहत, दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना, यह है विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन। लिखा है कुल इतने करोड़ रुपए के राहत पैकेज के साथ 17 उपायों की घोषणा की गई है। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपीज़, 50,000 करोड़ रुपीज़ स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु और 60,000 करोड़ रुपए कहते हैं अन्य क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना घोषित की गई। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में शामिल आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त जो है 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। फिर लिखा है राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के माध्यम से परियोजना निर्यात हेतु 33,000 करोड़ रुपीज़ और निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रुपीज़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें हम एक छोटा सा और देख लेते हैं। इसमें प्रमुख नीति के दस्तावेज और घटनाक्रम है, ये बस इतना ही है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इतना सही है गाइस। तो इसको भी हम देख लेते हैं। लिखा है वित्तीय समावेशन सूचकांक तो 17 अगस्त 2021 की आरबीआई द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन को मापने के लिए अपनी तरह के पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की शुरुआत की गई है। तो इस सूचकांक के अनुसार मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए क्या है वार्षिक वित्तीय सूचकांक जो है आपका 53.9% है, जबकि मार्च 2017 की अवधि के लिए ये कितना है 43.4% है। तो ये सूचकांक को आरबीआई द्वारा सरकार तथा संबंधित क्षेत्रों के विनियामक संस्थानों के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को शामिल करते हुए अधिक व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। तो ये सूचकांक वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचकों को 0 से 10 के बीच में अंक प्रदान करता है। 0 का मतलब पूर्ण वित्तीय अपवर्जन, ठीक है, एक्सक्लूजन, और 100 का मतलब है पूर्ण वित्तीय समावेश यानी कि इंक्लूजन को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए 3 व्यापक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो ये अलग अलग इनके जो भारांश हैं वो भी अलग अलग हैं। तो कौन कौन से? एक हो गया आपका पहुंच 35% इसका भारांश है, और इसके बाद लिखा है उपयोग 45% के साथ, और गुणवत्ता जो है आपका 20% के साथ। फिर लिखा है आरबीआई का अधिशेष हस्तांतरण। लिखा है मई 2021 में आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपीज़ 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए 9 महीने ही की लेखा अवधि के लिए के अधिशेष राशि का हस्तांतरण करने का निर्णय लिया गया। मतलब इतने रुपए जो है वो आरबीआई क्या करेगा, हस्तांतरित कर देगा केंद्र सरकार को। आकस्मिक जोखिम बफर को 5.5% पर क्या है बनाए रखने का निर्णय लिया। तो उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना लेखा वर्ष यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर है जो कि आपका कितना अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक के लिए होता है, जबकि पूर्व में कितना है जुलाई से जून था। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 19-20 में और 18-19 में क्रमशः इतने करोड़ रुपए और इतने करोड़ रुपए को हस्तांतरित किया है, ठीक है। फिर इसमें का अकाउंट एग्रीगेट नेटवर्क तो सितंबर 2021 में देश में वित्तीय डेटा साझा प्रणाली अकाउंट एग्रीगेट नेटवर्क AA नेटवर्क का अनावरण किया, जो निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, ठीक है। इस नेटवर्क के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय रिकॉर्ड पर आसान पहुंच और नियंत्रण मिल सकता है, और इसमें लिखा है साथ ही ऋण प्रदाता और फिनटेक कंपनी के लिए ग्राहकों की संभावित संख्या में अत्यधिक विस्तार भी हो सकता है। लिखा है ये भारत में ओपन बैंकिंग की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में क्या है पहला कदम है, जो लाखों ग्राहकों को सुरक्षित और कुशल तरीके से अपने वित्तीय डेटा तक डिजिटल रूप में पहुंचने और इसे अन्य संस्थानों के साथ साझा करने में सशक्त बनाता है, ठीक है। ये प्रणाली ऋण और धन प्रबंधन को बहुत तेज और किफ़ायती बना सकती है।
तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा ये वाला चैप्टर मतलब ये पार्ट खत्म होता है। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, पसंद आई तो कमेंट करिएगा, पसंद आई तो शेयर भी करिएगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। #QPPCS विद चौहान फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम मेरे चैनल का नाम है। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं खत्म। नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे आगे के पार्ट के साथ।